होप सब आप ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आरसीसी। मैं ये क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा आपको, कि एक्सप्लेन करूंगा कि और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर को, इसलिए इस लेक्चर को आप एंड तक देख ही लीजिए। और अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाऊं। चलो क्वेश्चन नंबर 1। In a limit state design method, the limiting values of depth of neutral axis for 415 steel is given by the following equation। तो ये पूछ रहा है कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है जब ग्रेड हमारा कितना होगा, 415 होगा ग्रेड। इसका मतलब जो न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होती है वो डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील, ये भी आप याद रख लो, वो ग्रेड ऑफ स्टील पर। उसका जो आंसर होगा 0.480, और ये जो है ये 250 के लिए है। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो डिक्रीज होता जाएगा, और ये होगा फिर 500.46 FE 400 500 HYHD बार। तो इसका जो आंसर है 0.48D होगा, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। चलो थोड़ा और डीप में देख लेंगे कि क्या होता है वो। ये देखो जो न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, देखो ये कैसे निकालते हैं। जो मैक्सिमम कंप्रेशन होता है वो 0.0035 होता है, और जो नीचे टेंसाइल में होता है मैक्सिमम स्ट्रेन, यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेन कंप्रेशन में लेते हैं टॉप में 0.0035, और बॉटम में देखो जहाँ पर स्टील होता है यहाँ पर वो 0.87 FI डिवाइड बाई ES प्लस 0.022% यानी कि प्रूफ स्ट्रेन। तो जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो डिपेंड होता है खाली किस पर, ग्रेड ऑफ स्टील पर। ये आप याद रख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ओनली डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील। और इसके बाद इस पर भी थोड़ा देखो, 250 के लिए कितना है 0.53 न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल 0.53D, और जो 415 के लिए 0.48D, और 500 के लिए कितना है 0.48 आपके लिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखो आप स्क्रीनशॉट ले लेना ये सब। और ये मूवमेंट के लिए RU फैक्टर MU/BD स्क्वायर 1.148.138 जब कितना होगा 415, और 500 के लिए 0.133, ये भी आ सकता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर है 0.48D है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द लिमिट स्टेट डिज़ाइन एज पर IS 456 2000 the shape of the compressed block of concrete is the combination of rectangular और पैराबोला होता है। देखो इसका जो है पैराबोला शेप लिखते हैं, क्योंकि अप टू 0.002 प्रूफ स्ट्रेंथ तक वो कितना होता है वो लीनियर माना जाता है। उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा कर्व शेप आने लगता है। ये देखो देखो 0.002 तक कितना है, ये ऐसे पैराबोला है, उसके बाद कितना है लीनियर शेप है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब हम ये चालू करते हैं, तो ये जो यहाँ तक है ये होता है 0.002, और ये जो टॉप पे होता है ये अभी बताया मैंने 0.0035 होता है मैक्सिमम, 0.035। इसका जो आंसर आएगा अब ये होता है रेक्टेंगुलर और पैराबोला एज्यूम करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड हैज़ द लाइव और इम्पोज लोड स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर। देखो जो 456 है ये किसके लिए होता है, ये प्लेन कंक्रीट या रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए हम यूज करते हैं। देखो ये जो है प्लेन कंक्रीट या बोल सकते हैं हम रेनफोर्स कंक्रीट। और ये जो होता है ये किसके लिए होता है, गेस करो, स्टील के लिए आ सकता है, ये स्टील के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो है
यही हम किसके लिए, लोड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोड्स, अर्थक्वेक लोड्स एक्स्ट्रा जो भी होता है। और ये किसके लिए, अर्थक्वेक डिज़ाइन के लिए, अर्थक्वेक डिज़ाइन जहाँ पर अर्थक्वेक की ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ। और ये किसके लिए, आरसी रेनफोर्स कंक्रीट और प्लेन कंक्रीट के लिए, ये सब याद रखना। ये किसके लिए, स्टील के लिए। इसका जो आंसर है सी पार्ट होगा। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर वर्टिकल शेयर रेनफोर्समेंट इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर इफ डी इज द। देखो, इसका एक होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इसको ले सकते हैं, मैक्सिमम वो लेना होता है 300 या 300 ले सकते हैं, 300 mm 0.75D जब इंक्लाइंड स्ट्रप्स होता है, ओ डी। इसमें जो मिनिमम होगा वही हम चूज़ करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो 0.75D। देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर वर्टिकल रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर मेंबर अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर, जो इसका आंसर होगा डी होगा। क्योंकि इसका जो 0.75D किसके लिए होता है, जब इंक्लाइनेड स्ट्रप्स होगा, जब ऐसे, लेकिन वो मेंशन नहीं किया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट होगा। देखो, 0.75D है वर्टिकल स्ट्रप्स के लिए, और इंक्लाइनेड के लिए कितना है, इंक्लाइनेड के लिए है डी होता है। इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में इंक्लाइनेड का वर्ड यूज ही नहीं किया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा सी पार्ट होगा। सी पार्ट इसका आंसर, ये इसका आंसर होगा सी पार्ट। क्योंकि 0.75D है वही होता है वर्टिकल। अगर इंक्लाइनेड होगा फिर कितना आता, 1 यानी कि डी आता खाली। डी क्या होता है, डेप्थ ऑफ सेक्शन। और भी थोड़ा ये एस वी कैसे निकालते हैं ये आप देख लो। देखो, एस वी कैसे निकालते हैं, ये जितना रेनफोर्समेंट शेयर फोर्स आएगा उस हिसाब से हम निकालते हैं। .87 FY, ये फार्मूला याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूला याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इससे हम एस वी निकालते हैं, जो एस वी भी या 300, इसमें जो एस वी 300 और 0.75D, इसमें जो मिनिमम होगा वही हम लेते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ द रेनफोर्समेंट इन द बीम इज कट पैरेलल टू इट्स लेंथ इन द प्लेन, द रेनफोर्समेंट विल बी रिप्रेजेंट इन द सेक्शन। देखो, इसका आंसर है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन्स होते हैं, उससे हम रिप्रेजेंट। चलो आप क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया, if a rectangular bar has been subjected to a torsion then maximum shear stress will occur। जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो लॉन्गर साइड में होता है, लॉन्गर साइड। देखो, अगर ऐसे है, जो इस साइड पर है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑकर होगा। देखो, थोड़ा इसमें डायग्राम भी है, यही देख लो आप। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस किस पर है, लॉन्गर साइड पे। ये देखो, लॉन्गर साइड, ये जो है ये साइड, ये लॉन्गर साइड है, इसलिए डायग्राम से थोड़ा याद रहेगा, इसलिए मैंने डायग्राम में यहाँ पर दिखाया है। इसका जो आंसर होगा सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एज पर IS 456 और 456 अभी मैंने बताया किसके लिए यूज़ होता है, प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए ये कोड है। और ये बोलता है फॉर्म वर्क कैन बी रिमूव्ड, जो फॉर्म वर्क होता है कॉलम में जो लगाया जाता है, कॉलम में जिसमें फिर कंक्रीट डालते हैं ताकि कंक्रीट भागे ना। तो कॉलम वॉल्स एंड बीम्स के लिए कितना करते हैं, जो मैक्सिमम होगा इसमें जो
2 दिन से लेकर 3 दिन तक, यानी कि 1 दिन से लेकर 2 दिन तक। 12 to 24 आवर्स। देखो वॉल्स, कॉलम्स एंड बीम्स के लिए कितना लिया जाता है, 1 to 2 डेज। तो वो कितना आता है, 12 to 24, 1 दिन से लेकर 2 दिन। और यहाँ पर अगर सिलेबस की बात किया जाए, इसका जो आंसर है 16 होगा। थोड़ा और देख लो, ये भी आ सकते हैं आगे। वॉल्स के कॉलम्स, वर्टिकल साइड्स, बीम्स, ये 1 to 2 डेज। सिलेबस के लिए 3 दिन। बीम्स होगा लेफ्ट अंडर प्रॉप्स, जिसमें होगा उसमें 7 डेज। और रिमूवल ऑफ प्रॉप्स टू स्लेब, जो प्रॉप्स जिसमें होंगे तो 7 डेज, 14 डेज, ये सब याद रखना है। जब अप टू 4.5 होगा और ज़्यादा ग्रेटर देन सिपन होगा किसे, 4.5 से 14 दिन। और यहाँ देख लो, सब स्क्रीनशॉट कर लेना है और लिख लेना, इम्पॉर्टेंट है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट फॉर प्रीटेंशन। मतलब प्रीटेंशन के लिए हम कितना लिया जाता है, M40। और प्रीस्ट्रेस्ड ये पोस्ट टेंशन होगा। पोस्ट टेंशन के लिए ये पोस्ट टेंशन के लिए है और ये प्री के लिए है। प्री के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हम इसको पहले ही जो वायर्स हैं उनको खींच के रखते हैं, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ स्ट्रेस यानी कि फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें स्ट्रांग जो कंक्रीट हो वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब इसको थोड़ा इधर और प्री स्ट्रेस के बारे में लिखा है, वो आप देख लो। देखो इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस कितना होता है, लगभग प्री टेंशन में 25%, इसमें 15%। इसलिए इसमें लॉस ज़्यादा होते हैं। इसमें जो कंक्रीट है प्री टेंशन में वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो वायर्स है ऐसे यहाँ पर ऐसे डक्ट होता है, इसमें जो वायर्स ऐसे होते हैं इनको पहले ही जग से खींचा जाता है। जब फिर ये सेट हो जाता है कंक्रीट, उसके बाद इन वायर्स को काटा जाता है। उसकी वजह से इसमें अपोजिट नेचर के फोर्स डेवलप होते हैं। ये ब्रिजेस वगैरह एट्सेट्रा में जो प्री स्ट्रेस है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और मिनिमम ग्रेड कितना है, 40। और इसमें कितना है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, 30। ये भी याद रखना। और इसके अलावा ये भी आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो इलास्टिक शॉर्टनिंग, इसमें जो प्री टेंशनिंग में होता है इसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग होता है। जो पोस्ट टेंशनिंग में होगा, एक ही वायर होगा फिर पोस्ट टेंशनिंग नहीं होगा। अगर बहुत सारे वायर्स है उनको साइमल्टेनियसली खींचेंगे फिर भी इलास्टिक शॉर्टनिंग नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होगा, देखो हम पहले इस वायर को खींचेंगे उसके बाद इस वायर को, तो जो पहला वाला वायर है ये थोड़ा लूज़ हो जाएगा, ये आपको भी पता है, उसी को बोलते हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग। एंकरेज स्लिप होता है, प्री टेंशनिंग में नहीं होता है, इसमें होता है पोस्ट टेंशनिंग में। ऐसे ये फ्रिक्शनल लॉसेज पहले वाले में नहीं होते हैं, दूसरे वाले में होते हैं। ये सब याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर, इस पार्ट का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा बन रहा है। इफ द एक्सियल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम विद लेटरल टाइस ऑफ प्लेन कॉलम जो होता है उसके लिए जो प्लेन टाइस होता है, और ये PS मतलब जब स्पाइरल होता है, PU लोड स्ट्रेंथ कितना गेन कर सकता है जब प्लेन टाइस होगा, और ये होता है स्पाइरल टाइस। हाँ, स्पाइरल रेनफोर्समेंट इन दोनों का। और 4, 5, 6 हाउ मच मोर, जब देखो यहाँ पर जो है जब स्पाइरल हम यूज़ करते हैं स्पाइरल वाला, उस टाइम जो इंक्रीज़ होता है स्ट्रेंथ में वो 5%, याद रखना कितना होता है, 5%। इसका आंसर जो है 5। जब हम प्लेन टाइस यूज़ करते हैं तो स्ट्रेंथ बराबर 100% लेते हैं, लेकिन अगर स्पाइरल टाइस यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से कितना इंक्रीज़ होता है, 5%। देखो यहाँ पर देखूँगा ट्रूली एक्सियल लोडेड, जब ट्रूली एक्सियल लोडेड मतलब कि जब लाइन ऑफ एक्सल के थ्रू लोड लग जाएगा। देखो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्सल के थ्रू लोड लग जाएगा तो ये ट्रूली एक्सियल है, यानी कि एसेंट्रिसिटी इसमें कितना है, 0।
तब इतना लेते हैं हम जो लोड कैरी कर सकता है कॉलम, वो इस फार्मूला से लिया जाता है। और अगर शॉर्ट एक्सियल लोडेड कॉलम होगा, उसका मतलब कि एसेंट्रिसिटी होगा कुछ, तो तब हम कितना 10% लेस करके इतना मानते हैं, 90% जो यहाँ से निकलता है उतना लेते हैं। और जब हेलिकल रेनफोर्समेंट होता है स्पेरल, यानी कि हम मान सकते हैं, तो 5% इंक्रीज होता है इन स्ट्रेंथ, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल बनता है। देखो इसका मतलब क्या है, स्पेरल ऐसे होता है, स्पेरल मतलब ये ऐसे ऐसे टाइस को बांधा जाता है, तो इसकी वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। और ये होता है लेटरल टाइस जो सिंपल यूज़ करते हैं, इसमें जो है 5% इंक्रीज होता है स्ट्रेंथ में। चलो होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलो थैंक यू।